अमेरिका के 30% लोग हैं जो उनके हर हालात में खिलाफ है। अच्छा, अगर ट्रंप ने कहा कि तैरना अच्छा है, वो कहेंगे हम डूब जाएंगे, नहीं, लेकिन वो डूब जाएंगे। 30% वो उनके खिलाफ है। ट्रंप साहब का ऐसा, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना लोग, भक्त हो गए, जैसे ट्रंप साहब के भी भक्त कहते हैं लोगों को, कि ट्रंप साहब ने जो भी अच्छा, किया उसको उसको हाँ में हाँ ए, बोलते थे, हाँ, जिसको मागा जैसे क्राउड कहते हैं। हाँ, ट्रंप साहब क्या है ना, उनकी ताकत है जय और वीरू की तरह, लेकिन वो बातें करते हैं सुरमा भोपाली की तरह। जब कोविड आया तो अमेरिका का कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर अपने बच्चों के साथ अमेरिका वापस जा सकता था, लेकिन भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया वापस नहीं आ सकता था। ट्रम्प साहब के साथ अभी हुआ है कि डंडा भी बड़ा घुमाते हैं और बातें भी बड़ी और ऊंची बातें करते तो हैं। करते हाँ, हैं। तो जापान ने 1904 में रशिया पे हमला किया और रशियन हम्म नेवी को मार गिराया अचानक। हम्म ये जो रशिया है यहाँ पे, उसकी जो बाल्टिक नेवी है वो यहाँ पे हम्म थी, तो उसे आना था वहां पे। तो ये बाल्टिक से ये निकला उनका, ये हम्म, यहाँ पे आया, हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पहुंचा, तो 5 महीना लग गया। पहुंचे। 3 जनवरी 2026 इस साल की शुरुआत में ही अमेरिकी सरकार ने कुछ ऐसा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पे बन गई। 3 जनवरी की रात में हुआ यूं कि अपना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उन्होंने वेनेजुएला पे रात में किया, हमला किया। अटैक अटैक नहीं कहेंगे, वहां पर एक ऑपरेशन किया जिसमें वहां के राष्ट्रपति को रातों रात वहां से उनकी वाइफ के साथ अरेस्ट करके अमेरिका ले आए। इतना ही नहीं, इसके बाद ट्रंप जब से दूसरे कार्यकाल में अपने आए हैं, तब से भारत के प्रति भी उनका रवैया कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है। टैरिफ के बाद टैरिफ उस तरह के लगाने के दावे, और अभी तो कह रहे हैं कि 500% टैरिफ जो है हम भारत पे लगाएंगे। ईरान के साथ भी कुछ अमेरिका के व्यवहार नहीं, ईरान पे भी दबदबा बनाने का ट्रंप का लगातार प्रयास जो है वो अभी रहा है, खबरों में भी आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि ट्रंप के इस रवैया पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के हालात, जैसे भारत, हम जानते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो अमेरिका में करता है, तो इन सब का क्या असर पड़ेगा। और काफी हमारे देश के नागरिक जो है वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हीं में से एक है इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जी। आप पिछले 30 साल से 1995 से आप अमेरिका में रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। अमेरिका के साथ आप नॉर्थ कोरिया और ईरान और कहाँ पर सर, एक कंट्री आपने बताई थी। नहीं नहीं, ये छोड़ के काफी सब जगह पे जा चुका हूँ, तो मैं सब बहुत जगह घूमा जा हूँ चुके हैं, दुनिया में। और बहुत घूमे हैं। उसी उसी का मुझे अमेरिकन सिटीजन उसलिए बनना था क्योंकि हम्म, अमेरिकन पासपोर्ट है और अमेरिकन ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो वीजा नहीं लगता, आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और ना, हमें ना अपनी सोच बदलनी चाहिए थोड़ी। मैं हम्म, एक बार गया था स्टॉकहोम, पहली बार, जहाँ से हाँ नोबेल हाँ, प्राइज देते हैं। अकेला हम्म, गया था, पहली बार गया था, गाड़ी में बैठा। अभी हम्म, कल्पना करो, मैं दिल्ली में आता हूँ, जहाँ जो देश जिसमें मैं पला बढ़ा, मुझे हिम्मत नहीं हम्म, होती गाड़ी चलाने की। मैं स्टॉकहोम में पहली बार गया था, गाड़ी में हम्म, बैठा और नॉर्थ पोल की तरफ ड्राइव कर रहा था। तो अच्छा 600 किलोमीटर तक ना मेरे साथ जाने वाली कोई गाड़ी थी, ना दूसरे डायरेक्शन में, मैं अकेला था अच्छा। 600 किलोमीटर। तो मैं हम्म बोला बोर हो गया, तो मेरे दोस्तों को फोन लगाया, स्कूल के दोस्तों हम्म को, इंडिया में। वो बोले अरे नॉर्थ पोल जा रहे हैं, उधर पार्किंग मिलेगा क्या? बोला अरे भाई, मतलब सोच छोड़ो, थोड़ा देखो दुनिया में क्या है, ये हमेशा पार्किंग का मत सोचो यार, कि पार्किंग कहाँ पे करना है। तो मैं विश्व में सब जगह पे घूमा हूँ, रशिया गया हूँ, चीन गया हूँ, राइट, अच्छा, साउथ कोरिया गया हूँ, ताइवान गया साउथ हूँ, हाँ कोरिया, ओके सब, ओके। वेनेजुएला के बहुत नजदीक गया हूँ, कोस्टा अच्छा रिका गया हूँ, या क्यूबा को सर्कल किया है, पोर्टो रिको गया अच्छा अच्छा। हूँ, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, जो भी कोई जो स्पेनिश कंट्री है, सब यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो कई बार गया हूँ। तो क्या होता है ना, ये घूमने से ठीक है, मतलब आजकल क्या कोई भी देख सकता है यूट्यूब पे, लेकिन ज्यादा लोग हमेशा पूछते हैं कि अरे तू डॉक्टर है, तो फिर ये जियो पॉलिटिक्स की बात क्यों करता है? जियो पॉलिटिक्स की बात इसलिए करता हूँ कि वेनेजुएला का जो बड़ा आईआईटी जैसा यूनिवर्सिटी है, उसका जो डीन है, वो मेरे साथ यूरोप में था एक टूर पे। तो उसने मुझे ओके। जो अंदर की बातें बताई, जो किसी को गूगल करके पता नहीं चलता। और दूसरा ये होता है,
मेरे पेशेंट भी है काफी, विश्व के सारे मुल्कों के। अमेरिका के पेशेंट मतलब विश्व के सारे मुल्कों के पेशेंट। तो वो हमें चीजें बताते रहते हैं जो कोई बाहर वाला नहीं बता सकता। तो यू नो इंडिया चीन के बारे में क्या सोचता है कोई भी बोल सकता है, लेकिन एक चीन में रहने वाला आदमी जो अमेरिका में रहता है वो इंडिया के बारे में क्या सोचता है वो आप एक दूसरे को कैसे बताओगे? हाँ, तो कैसे वो तो बताओगे? उन्हें से पता करना है। तो यही मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका से आप 30 साल से, अमेरिका में 30 साल से आप रह रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता भी है। तो इस जब ट्रंप की ये कार्यकाल आई, जब H1B वीजा पर भी बात चर्चा हुई, तो और इंडिया के साथ इतना जिस तरह का ट्रेड रहा है अमेरिका का, उस पर अभी क्या है कि ट्रंप चाहते हैं कि बराबर का हो, और हम भी टैरिफ जो इंडिया पर है 50%, अब तो कह रहे हैं 500% लगाने की बात। तो अभी क्या बदलाव लग रहा है अमेरिका में, कि अब अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं जो रह रहे हैं उनको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हुआ अमेरिका लग रहा है कि पहले जैसा ही अमेरिका है? देखो, पहले जैसा अमेरिका और आज का अमेरिका में फर्क है सोशल मीडिया। पहले चीजें नहीं, मैं शायद उस पर, हाँ, नहीं नहीं, मैं पहले चीजें शायद हाँ, होती थी, नहीं होती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। अभी तो ऐसा व्हाट्सएप पे डाल दिया या एक्स पे डाल दिया तो लगता है सबको ऐसा ये गॉस्पेल ट्रूथ है, और क्या होता है, अमेरिका में 30% लोग ट्रम्प साहब के साथ है, हर हालात में साथ है, उन्होंने जो भी करे उनके साथ है वो 30%। इंडियंस, नहीं नहीं नहीं, इंडियंस, हम अमेरिका इंडियंस, हाँ, अमेरिका के अमेरिका 30%, की, या हाँ, अमेरिका के 30% लोग हैं जो उनके हर हालात में खिलाफ है। अच्छा, अगर ट्रम्प ने कहा कि तैरना अच्छा है, वो कहेंगे हम डूब जाएंगे, नहीं, लेकिन वो डूब जाएंगे। 30% वो उनके खिलाफ है। जो 20 के 20% है वो डिसाइड करते हैं। और अभी काफी सारे जो इमिग्रेंट है, तो सबको लगता है कि कि ये इमिग्रेंट्स तो ट्रम्प के खिलाफ होंगे, और क्या होता है ना, ट्रम्प साहब का ऐसा, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना लोग भक्त हो गए, जैसा ट्रम्प साहब के भी भक्त कहते हैं लोगों को, कि ट्रम्प साहब ने जो भी अच्छा, किया उसको उसको हाँ में हाँ ए- बोलते थे, हाँ, जिसको मागा जैसे ये, क्राउड कहते हैं, हाँ, मेक अमेरिका जैसे, ग्रेट क्राउड। तो मैं सोच रहा था कि ये जाल में ना फंस जाए, कि जब उनकी परराष्ट्र नीति की बात कर रहा हूँ, ट्रम्प साहब क्या है ना, उनकी ताकत है जय और वीरू की तरह, लेकिन वो बातें करते हैं सुरमा भोपाली की तरह। तो बातें करते रहते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर उन्होंने थोड़ी ज्यादा प्यार से बातें की, तो विश्व के लिए अच्छा रहेगा। जो वो करते हैं ना, तो अभी भारत की बात करेंगे। तो ऐसा सवाल पूछा था भारत के एक सांसद ने कि भारत के मूल के जो लोग हैं, जो अमेरिकन सिटीजन है, वो चुप क्यों है, वो भारत के बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? इसके दो जवाब है। एक जवाब ये है कि अगर हम यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, तो हम भारत के बारे में 24 घंटा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटा यही सोचेंगे कि भारत का जो भारत है, तो भारतीय कौन है? जो भारत में रहता है वो भारतीय है, जो भारत को अपने दिल में रखता है वो भारतीय है। तो क्या मैं भारतीय हूं या मैं भारतीय नहीं हूं? तो इसका जवाब मुझे देना है, बराबर है? नहीं बराबर, आपको भी देना है। जब कोविड आया तो अमेरिका का कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर अपने बच्चों के साथ अमेरिका वापस जा सकता था, लेकिन भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वापस नहीं आ सकता था, पल में पराया कर दिया। तो उसी समय इंडियन गवर्नमेंट ने बता दिया कि उनके निगाह में हमारी हैसियत क्या है, कि क्या ये भारत, तो क्या मैं मेरे माँ बाप को मिलने आ नहीं सकता? ऐसी कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस है, मैं गवर्नमेंट के सब बाबू लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से बात करता हूं। तो फिर रवि गोडसे इंडिया नहीं आ सकते क्योंकि वो अमेरिका के नागरिक है। तो ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल ना। तो अमेरिकन जो लोग अभी जो H1 वीजा की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, H1 वीजा के खिलाफ कुछ कह दिया तो कहते हैं अरे ये रेसिस्ट है, ये भारत के खिलाफ है, इन्हें भारतीय नहीं चाहिए। तो अभी मेरे जैसे आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, जो अमेरिकन नागरिक अमेरिका में, तो H1 जॉब का मतलब क्या है? ऐसा जॉब जो कोई अमेरिकन ना कर पाए, उसके लिए, अगर जो जॉब अमेरिकन कर पाता है
उसके लिए आप बाहर से लोग क्यों लाओगे? मतलब बाहर छोड़ो, अगर कोई श्रीलंका से आता है, नेपाल से आता है, बांग्लादेश से आता है और भारत में एक कंपनी में जॉब करता है, उसी दिन आप भारतीय नागरिकों को निकाल देते हो नौकरी से। तो भारतीयों को, अरे वो नेपाल और बांग्लादेश छोड़ो, बिहार के कोई भारत के नौजवान है, सार्वभौम भारत के बच्चे हैं, वो मुंबई आते हैं। तो मेरे कुछ मराठी भाई कहते हैं ये लोग बाहर वाले हमारे जॉब लेके जाते हैं। मुंबई में अपने भारतीय लोगों को अगर बाहर वाले कह सकते हैं, तो अमेरिका अगर कहता है कि H1 नहीं तो वीजा, ये नहीं, ये अमेरिकी नागरिक भी इस तरह से रखते हैं कि भारतीय आकर के हमारी नौकरियां खा जाते हैं। अमेरिकन नागरिकों को एक तो अमेरिकन नागरिक, अभी मेरे बच्चों जैसे लोग भी है ना, तो उनकी कोई हाँ हाँ, नौकरी खा रहा है। नहीं मैं हाँ, जो ये एक बात है। नागरिकों, अमेरिकन नागरिकों को भारतीय लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल अमेरिकन है, क्योंकि काफी सारे भारतीय डॉक्टर है और हम बहुत फ्रेंडली होते हैं पेशेंट्स के साथ। नहीं जैसे मैं आप अभी H1 वीजा की बात हो रही, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक होती है कि इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी है कि ट्रम्प अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि भारतीय यहाँ से जाएं क्योंकि भारतीय आके हमारी नौकरी खा जाते हैं। और दूसरा क्या है, इस H1 वीजा इसके तहत क्या अमेरिका जो है वो भारत पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहता है? दोनों चीजों में समझना चाहता हूँ। देखो, H1 वीजा 1% भी नहीं है। जो H1 की न्यूज चल रही थी, तो अमेरिका में कुछ न्यूज नहीं थे। अमेरिकन काफी, मेरे पेशेंट है भारत 5,000, भारत मेरे के पर्सपेक्टिव समझना मेरे चाहता हूँ। 5,000 पेशेंट है, उनको पता भी नहीं है H1 क्या है। जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो अमेरिका में चर्चा हो रही थी कि अमेरिकन जो पोप बना है शिकागो का, वो आलू फ्राई करके खाता है या कैसे खाता है, वो अमेरिका में चर्चा थी। अमेरिका में कुछ ये न्यूज होती ही नहीं है, तो H1 को किसी को, अच्छा। मेरे अमेरिकन पेशेंट को पता भी नहीं होगा। H1 बहुत कम लोग हैं। और क्या है ना कि अगर कोई कहता है कि H1 कौन है जॉब करने वाला, कि ऐसा जॉब जो अमेरिका का कोई नहीं कर सकता और उसके लिए बाहर से ला रहे, हाँ, तो अभी जो H1 में आया है सब फ्रॉड है। H1 को एक मिनिमम सैलरी देनी पड़ती है, नहीं तो कम सैलरी में कोई भी काम करेगा। तो H1 की सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो अमेरिकन नागरिक वो नहीं कर रहे, सैलरी उतनी है तो भी। तो ये एजेंट्स लोग वो सैलरी ऑफर करते हैं टेबल पे, टेबल के नीचे से आधा सैलरी लेते हैं, वो बच्चों से काम करवा के लेते हैं। कोई भी विश्व की अच्छी सिस्टम हो, अगर उसका बैंड बजाना हो ना, तो कोई कुछ हमारे जो लोग हैं जो जाली वैक्सीन बनाते हैं, जो जाली ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते हैं, जो भ्रष्टाचार जो मूल तक पहुंच चुका है और उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, वो H1। तो अगर कोई H1 पे बात उठाता है तो हम उसको बोलेंगे रेसिस्ट। हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर सामने आईना रखा, अगर दूसरों पे तबसरा कीजिए, सामने आईना रखा किया कीजिए, तो ये भी देखना चाहिए ना कि H1 में क्या फ्रॉड है। और अगर H1 में इतना झोल है, तो वो H1 का झोल फिक्स करो ना। जो भारतीयों को बेड़ियों में भेजा था, जो अवैध मार्ग से अमेरिका गए थे, तो उनको 47 लाख के पैकेट भेजने वाले एजेंट्स अभी भी काम कर रहे हैं। उनको बेड़िया डालो ना। जब तो अमेरिका, वीडियो डालो। हाँ हाँ, तो अमेरिका ने किया वो गलत किया, मतलब बेड़िया नहीं डालना चाहिए थी। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा था कि अगर उन्होंने प्लेन में कुछ किया जैसा 9/11 में हुआ था, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपको बेड़िया नहीं डालनी है तो आपका खुद का प्लेन भेज दो। वही पंतप्रधान आए हुए थे भारत के, वो अपने प्लेन में ले जाते अपने बच्चों को वापस। एग्जैक्टली वही समझना चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका का हालिया व्यवहार रहा, वेनेजुएला से भी हम लोग तेल खरीदते थे, वहां से भी व्यवहार अमेरिका चाहता है, भारत का नारा है। ईरान और भारत के रिश्तों को भी अमेरिका दबाना चाहता है, हम वहां से भी 2019 के बाद से किसी भी ऑयल का ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो रवैया है अभी काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है जब ट्रंप की ये सरकार आई है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अभी ट्रेड सरप्लस में है, भारत ज्यादा सामान अमेरिका को दे रहा है, अमेरिका से कम लेता है। तो ये ट्रंप चाहते हैं कि भारत और अमेरिका की हिस्सेदारी बराबर हो, और उनकी जो अमेरिकन फर्स्ट नीति, अमेरिका फर्स्ट नीति है, उसको हम समझना चाहते हैं कि ये उनका जो है, इसकी वजह से भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये जियो पॉलिटिक्स को हम समझना चाहते हैं। देखो, कि अमेरिका एक तरफ अमेरिका को साथ चाहिए भारत का चाइना पर दबाव बनाने के लिए, और दूसरा
अमेरिका जो है भारत पर खुद दबाव बनाना चाहता है, इसको हम समझना चाहते हैं आपसे। देखो, अमेरिका तो दादा पहले से ही है। अमेरिका का एक हाँ प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट करके, हाँ फ्रैंकलिन हाँ। रूजवेल्ट नहीं, जो दूसरे विश्व युद्ध में था। 1904 में जो प्रेसिडेंट था उसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट कहता था, हाथ में बड़ा डंडा हो लेकिन बातें प्यार से करो, प्यार से और हल्की आवाज में बातें करो और बड़ा डंडा घुमाओ। ये अमेरिकन तो डंडा, ओबामा थे, ओबामा ने पाकिस्तान के घर में घुस के वो ओसामा बिन लादेन को मार दिया। हाँ, तो वो तो अमेरिका पहले से करता आया है, लेकिन ट्रम्प साहब के साथ अभी हुआ है कि डंडा भी बड़ा घुमाते हैं और बातें भी बड़ी और ऊंची बातें करते हैं। तो हाँ, और अगर ये हम लोग रूजवेल्ट की बात करते हैं, अभी मैं मैप पे आपको कुछ दिखाता हूँ, बहुत दिलचस्प। हाँ वो जी। वेनेजुएला से भी इत्तेफाक रखता है। आपको मैप दिख रहा है ये? हाँ, मैं आपको एक काम मैं करता ऐसा हूँ, करता हूँ, मैं थोड़ा ये उठाता हूँ, नहीं मैं, उठाए तो हाँ ठीक है? ठीक है, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ आपको, ये हाँ, अब देखो आप अभी मैप देखिए। दिख रहा है ठीक से? जी जी। हाँ, तो ये है जापान। ओके, हाँ हाँ। तो जापान ने 1904 में रशिया पे हमला किया और रशियन नेवी को मार गिराया। अचानक, अचानक हमला किया, तो रशिया की जो पैसिफिक नेवी थी वो सब नष्ट हो गई। तो वो बोले, अभी रशिया की, ये जो रशिया है यहाँ पे, उसकी जो बाल्टिक नेवी है वो यहाँ पे थी, तो उसे आना था वहां पे। ये ठीक दिख रहा है ना मैप पे? या ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल दिख हाँ रहा, हाँ। समझ में आ रहा। तो ये बाल्टिक से ये निकला उनका, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे हाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पहुंचा, तो 5 महीना लग गया पहुंचे, और ठीक बाद है। में वो हार गए। तो रूजवेल्ट बहुत डर गया। उसने कहा कि जापान ने अगर अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला किया, तो फिर अमेरिका की पैसिफिक नेवी और अमेरिका की अटलांटिक नेवी कैसे एक दूसरे से जुड़ेगी? उनको तो ऐसा जाना पड़ेगा ना, हाँ हाँ। पूरी तरह से। तो यहाँ एक कनाल चाहिए। वहां पनामा कनाल नहीं था, वहां पनामा नाम का कंट्री नहीं था, पनामा कोलंबिया का भाग था। तो अमेरिका ने कोलंबिया से कहा कि भाई हमको एक कनाल बनाना है। कोलंबिया बोला नहीं बनाने देंगे। तो अमेरिका ने पनामा को उकसाया कोलंबिया के खिलाफ, मतलब वो पनामा करके एक प्रोविंस था, उनको इंडिपेंडेंस दिया, एक नया कंट्री बनाया और कंट्री बनाने के बाद 2 मिनट में डील करके वो कनाल खोद दिया और ये पनामा कनाल बन गया। तो फिर अमेरिका की जो अटलांटिक नेवी है वो आसानी से पैसिफिक में आ सके। और 1941 में जब वहां पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया दूसरे विश्व युद्ध में, तो अमेरिकन नेवी एक दूसरे का सपोर्ट कर सकी। तो क्या होता है ना, ये जो जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी जैसा आपने मैप पे देख लिया, तो ये नेशन ऐसा नहीं सोचते कि सही है या गलत है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या है। अभी पोर्तुगल इंडिया में आया था 1498 में, तो गोवा पोर्तुगीज था 1498 से। जब अंग्रेजों की भारत पर हुकूमत थी, अगर वो पुर्तगीजों को हटाना चाहते थे तो वो कहते हैं बबलू 2 मिनट में निकल जाने का, तो बबलू निकल जाता था, लेकिन पुर्तगीज वहीं पे रहे। तो 1961 में इंडिया ने हमला किया था, बराबर है, गोवा पे। तो वो भी इंटरनेशनल, एक तरीके से देखा जाए तो वो भी इंटरनेशनल 500 साल से था ना पोर्तुगल का, लेकिन हमारे खुद के लोग थे, उनके साथ ठीक नहीं बर्ताव हो रहा था। तो कभी कभी ये नहीं सोचा जाता था कि इंटरनेशनल लॉ के वजह से जायज क्या है और क्या नहीं है, एक राष्ट्र के हित के लिए क्या जायज है। ये टैरिफ का क्या लफड़ा है ना, मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब थोड़े खफा हो गए, मतलब खफा नहीं, उनको थोड़ा बुरा लगा बहुत, जब उन्होंने कहा ना कि मैं टैरिफ लगाऊंगा और ये सब कंट्रीज की लाइन लगेगी। तो जो डेमोक्रेट्स थे वो उन पर हंस रहे थे और कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ट्रम्प को उम्मीद थी कि मोदी जी इतने बड़े दोस्त है तो इंडिया पहला आएगा, और इतना इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने अच्छे लोग, सबको अच्छा लगता है, और इंडिया का जो डील हो जाएगा वो डंके की चोटी पे करेंगे। और इंडिया के डील हो गया, ये देख के बाकी के देश दौड़ के आएंगे, वियतनाम आएगा, इंडोनेशिया आएगा, खासकर जो इंडिया के साथ
मैन्युफैक्चरिंग में compete करते हैं, वो लोग आएंगे दौड़ के, सब लोग आएंगे, तो बड़ा मजा आ जाएगा और ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ट्रम्प साहब की सोच थी, और ऐसा मैं कह रहा हूं और वही सही है, वही सही निकलेगा। आप जब 10 साल बाद हिस्ट्री लिखी जाएगी उसके, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया को भी डील करना था, लेकिन अपने यहाँ बाबूगिरी इतनी हो चुकी है ना, हम लोग कोई काम फट से करते ही नहीं, देखेंगे, सोचेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, बुड़कुले मैडम की सही लाएंगे, भारत वेट एंड वॉच की नीति हर जगह भारत की रहती है। हाँ, मतलब अगर वेट और वॉच की नीति एक जगह तक सही है, लेकिन आपका नाम है ब्रजेंद्र है, हाँ, सो जब ब्रिज में नन्हे कान्हा कूद गए थे डोह में कालिया से लड़ने के लिए, तभी तो आपको कहना पड़ेगा ना कि आप कान्हा के साथ हो या कालिया के साथ हो। कभी ना तो आपको, वहां तो आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, राइट या, हाँ, तो अभी आप बैठे रहोगे या तूफा के हवाले करके हमें खुद दूर किनारे जा बैठे, अब हमेशा दोनों साइड की बातें करते रहोगे, तो ये मुत्सद्देगिरी के लिए ठीक है, कभी कभी ये होता है कि क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो अब इंडिया की भी तो इसमें मान लीजिए, इंडिया को भी तो काम करना है। हम ईरान के साथ भी हैं, हमें अमेरिका के साथ भी रहना है, क्योंकि अमेरिका को आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ईरान को हम चाय और बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें एक समझिए कि अपना जो तो ग्लोबल भारत को भी पूरी तरह से भारत के बारे में सोचना चाहिए, और हाँ, इसमें गलत कुछ नहीं है। जो इमर्सन है, एक फिलोसोफर है, वो कहा करता था, ऑल सेंसिबल ह्यूमंस आर सेल्फिश। मतलब जो भी कोई बंदा सयाना है, वो खुद के बारे में सोचता है, जैसा इंडिया में हम गाड़ी चलाते हैं, तो भारत को भी ठीक है, तो इसीलिए तो उसे डील कहते हैं। तो दोनों को कुछ देना पड़ेगा, दोनों को कुछ लेना पड़ेगा, और क्या होता है, मेरे ख्याल से 15% तक आ जाएगा अल्टीमेटली। और इस डील का क्या होता है ना, आपने एक कंपनी खोली, और आप मुझे बेच रहे, और आपको कंपनी की वैल्यू है 13 करोड़, आपको बेचनी है 15 करोड़ में, चलो 2 करोड़ पल्लवी जी के लिए रख लिया, ओके। तो आपने मुझे कहा 500 करोड़ में बेचूंगा। मेरा, अरे क्या पागलपंती की बात हो रही है, क्या 500 कहां से लाया, 500 करोड़, हाँ विजेंद्र देखो क्या बेच रहे हो। तो ये झगड़ा वगड़ा हुआ, बाद में अल्टीमेटली आपने कहा चलो ले लो 15 करोड़ में। बोला ठीक है चलो, तो 500 करोड़ के सामने 15 करोड़ लगता है ना। तो ये ट्रम्प साहब का आर्ट ऑफ डील है, ये उम्र भर वो करते हैं, उन्होंने बुक भी लिखा है इसके बारे में, आर्ट ऑफ द डील, कि पहले मांगे इतनी करो कि लोग बौखला जाए, और बाद में आपको जो चाहिए वो निकाल दो। और असली चाणक्य नीति क्या होती है, असली चाणक्य नीति होती है कि आप जीत जाओ और दूसरे को लगो कि वो चाणक्य है। ये चाणक्य नीति होती है ना। अगर हम खुद कहते रहेंगे कि हम चाणक्य है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये डील मिलेगा 15%। और क्या होता था ना, पहले अमेरिका डील नहीं लगाता, ये टैरिफ नहीं लगाता था, कभी नहीं लगाया 70-80 साल में। तो थोड़ा अमेरिकन लोगों को ऐसा दुख है कि 80 साल नहीं लगाते थे, अभी लगाया, तो लोग बोल रहे हैं अरे ये लालची है, ये रेसिस्ट है, ये है वो है। तो उसके पहले नहीं, दूसरे देशों के लोग बोल रहे हैं कि अमेरिकन लालची है, और अमेरिकन डेमोक्रेट्स भी बोल रहे हैं अमेरिका में 50% ट्रम्प के साथ है, 50 अभी अलग है। हाँ, तो अगर कोई कह देता है कि 80 साल टैरिफ नहीं लगा दिया, थैंक यू भाई, शुक्रिया, 80 साल कुछ टैरिफ नहीं थे, उसके लिए आपका शुक्रगुजार है, तो लोग थोड़े खुश होंगे ना, कि मतलब थोड़ा ग्रैटिट्यूड भी है। तो अभी ऐसा जब झगड़ा करने को ही आते हैं, ये H1 में फ्रॉड है, वो तो दूसरी अलग बात है। तो ये डील हो जाएगा, थोड़ा टैरिफ रहेगा, और थोड़ा टैरिफ ना अच्छी बात है। पर अभी तो वो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं कि हम देखो 500% टैरिफ की मतलब है, मतलब ब्रजेंद्र जी 500 करोड़ में आप जब स्टूडियो बेच रहे हैं, मतलब मैं नहीं खरीदने वाला, आप यही बोल रहे हैं कि बेचना नहीं है 500 करोड़, ये क्या ये होगा। तो अच्छा, ये कहने का मतलब कि 500 करोड़ का 500% का मतलब है कि खुलेआम कह रहे हैं कि कोई धंधा नहीं करना है, अगर करना है तो 500 पे कैसा धंधा करेंगे, तो 15% है तो अच्छा है, क्योंकि अभी इंडिया का डॉलर के मुताबिक इंडिया का रुपये वीक है, तो वो वीक रुपये का, हाँ, तो नो वीक रुपये का फायदा क्या है कि अगर पहला
80 रुपए में $1 था। अभी अगर 100 रुपए में $1 है, तो जो चीज 8,000 रुपए की थी, वो बनाने का खर्चा उतना ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट अभी $100 से $80 हो गई अमेरिका में। तो अचानक आपके कस्टमर्स को 20% डिस्काउंट मिला। 20 डिस्काउंट मिल गया। हाँ, तो ये थोड़ा वीक रूपी का फायदा है। और दूसरा फायदा। क्या है कि अगर 15% आपको मार्जिन कवर करना है, तो आप चाहेंगे कि यहाँ के लोग खरीदे, भारत के लोग खरीदे, तो आप जीएसटी कम कर दोगे, कंपटीशन बढ़ेगा, नए उत्पादन करोगे, तो ये सबके लिए अच्छा है। ये 15% टैरिफ सबके लिए अच्छे रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि एक 500% एक बनाया जा रहा है हाँ, ट्रम्प के द्वारा। हाँ, 500 मतलब ये तो बोलने वाली बात, मतलब इसका मतलब है कि धंधा मत करो, धंधा तो रहेगा, धंधा तो रहेगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी अमेरिका जो है इजराइल पर अपनी वो, जैसे इजराइल में भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के वहाँ काफी ज्यादा वो है, तो अमेरिका उसको काफी हवा दे रहा है, वो चाहता है। और इसराइल इसमें नहीं, अमेरिका ईरान की बात कर। सॉरी सॉरी, हाँ ईरान, इसराइल तो अमेरिका से, ईरान की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिका क्यों इस तरह से हवा दे रहा है, और इससे भारत में क्या होने वाला है? भारत और ईरान के रिश्ते कैसे बदलेंगे, और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? टैरिफ वॉर्स की तो हम तो बात कर लिए, ईरान से एक बार बात कर लेते हैं। देखो, मैं हर बात में समर्थन नहीं करूंगा ट्रम्प साहब का, जो इंटरनेशनल लॉ है वो है, लेकिन थोड़ा ये भी सोचे, अभी तस्वीरें आ रहे कि खूबसूरत औरतों को घर से बाहर खींच के मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने ढंग से कपड़े नहीं पहने थे। शायद कहते 15,000 लोग मर गए। तो विश्व में कभी ना कभी तो समय आता है ना कि अगर कोई दादा है और उसको लगता है कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो अभी जैसा वेनेजुएला में हुआ, तो ईरान वाले भी डर जाएंगे ना कि जो वेनेजुएला के साथ हुआ, तो अपने साथ। हाँ, और क्या होता है, सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन खुलेआम कोई करता नहीं है। मतलब अगर ऐसा कुछ बुरा चल रहा है, तो कभी ना कभी, अभी 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया था और फ्रांस ने सरेंडर किया, खुले लिख के दिया था सरेंडर। सो 1944 में अमेरिका ने जाके जर्मनी को उखाड़ दिया नॉर्मंडी से, दूसरे विश्व युद्ध में। तब फ्रांस का लीगल ओनर जर्मनी था। तब क्या अमेरिका ये राह देखता कि फ्रांस खुद अपने आप को आजाद करे? डेनमार्क ने, जो अभी ग्रीनलैंड का ओनर है, डेनमार्क ने जर्मनी से 6 घंटे में युद्ध हारा था। 6 घंटे में। कितना बड़ा कंट्री है, एक भी गोली नहीं चली थी, 6 घंटे में युद्ध हारा था। स्वीडन ने जर्मनी को कहा था कि लड़ेंगे ही नहीं, पूरा स्वीडन के आप ऊपर इंटरनल इस पे कब्जा ले लो, इंटरनल हम रखेंगे, फॉरेन पॉलिसी आप देख लो। इन सब लोगों को किसने बचाया? अमेरिका ने बचाया ना। तो जे हिटलर के साथ क्या आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई लोगों को मत मारो? किसी को जाके उसको मुंह तोड़ना पड़ता है ना। तो विश्व में ऐसा कोई गुंडा टाइप का भी होना चाहिए ना, नहीं तो बाकी के गुंडे चलते रहेंगे, तो अगर ईरान में 15 या 18,000 लोगों को मार रहा है, तो हम कब तक कहते रहेंगे कि ये इनका इंटरनल मामला है? और जब आप इलेक्शन की बात करते हो, जो कहते हैं मदुरो था वेनेजुएला का, वो कहते हैं कि वैध मार्ग से वो प्रेसिडेंट हुआ था। अरे कैसा वैध मार्ग? पूरा इसमें बॉक्स स्टफिंग किया था, और फिर भी वो अपोजिशन पार्टी ऑलमोस्ट जीत गया था स्टफिंग करने के बाद। और ये कौन बोल रहा है? ट्रम्प बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है? नहीं, ओबामा ने कहा था, बाइडेन ने कहा था, विश्व ने कहा था। विश्व कहता है कि मदुरो प्रेसिडेंट है ही नहीं, उरुतिया है, मचाडो है, जिसको नोबेल प्राइज दिया विश्व ने। तो विश्व ने संकेत कर दिया कि उनके मायने, उनके नजरिया में कौन वेनेजुएला का असली प्रेसिडेंट है। तो अगर आपके घर में कोई घुस आता है और कहता है मैं इस स्टूडियो का मालिक हूं, और आप उसे मारपीट करके बाहर नहीं डाल सकते, आप कोर्ट में जाओगे,
तो 22 साल जब तक आपको डिसीजन मिलेगा, तब तक वो आदमी आपके स्टूडियो में बैठा रहेगा और तो खुद अभी अभी क्या लगता है, वेनेजुएला में अमेरिका कोई अपना पपेट प्रेसिडेंट बिठा सकता है? नहीं बिठाएगा, और इस नहीं हाँ? बिठाएगा। अगर बिठाना चाहते थे तो मचाडो को बिठा देते। मचाडो को, जिनको नोबेल प्राइज दिया था, मारिया कोरेना मचाडो, जो उरुतिया के साथ है, उनको बिठाते। लेकिन अगर उनको बिठाया तो लोग कहेंगे ये अमेरिका का पपेट है, फिर वो कभी लेजिटिमेट नहीं होंगे। तो अभी ट्रम्प डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ काम करेंगे, और ये भी 10 साल बाद, जब 20 साल बाद, 50 साल बाद हिस्ट्री लिखेगी, तब ये जो मैंने कह रहा हूं वही सही निकलेगा। ये डेल्सी रॉड्रिगेज पहले से मिली हुई होगी अमेरिका को। मैं दूसरे एक्टिंग चैनल प्रेसिडेंट पे जो भी था, वहां की है। हाँ हाँ, तो मैं वो पहले से मिली हुई होगी। तो जब मैं दूसरे चैनल पे था तो पूछ रहे थे कि ये वेनेजुएला में विभीषण कौन है, वेनेजुएला में हाँ, विभीषण कौन है। विभीषण कौन है? तो मैंने कहा कि विभीषण कौन है मैं बता देता हूँ, ये इस पर हम लेकिन आने वाले थे कि अमेरिका के लिए क्या इतना आसान हो गया है कि किसी कंट्री में घुस करके इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना और वहां के राष्ट्रपति को रातों रात गिरफ्तार करके अपने कंट्री में ले आना? क्या इतना अमेरिका पावरफुल हो गया? और ये क्या कहीं इससे क्या कि पूरे मतलब जियो पॉलिटिक्स में एक भूचाल है कि अदर कंट्रीज भी सोच रहे हैं कि अमेरिका जो है अब अलग तरीके से एक्ट कर रहा है और इस तरह के काम कर रहा है? इस पर एक मैं तो जानना चाहता देखो था। क्या होता है कि कहते हैं अभी अमेरिका घुस गया वेनेजुएला में, वैसा अगर हाँ। चीन ताइवान में घुस गया तो क्या होगा? हम्म, चीन ताइवान में नहीं घुसेगा, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला में घुसा था। क्योंकि चीन वेनेजुएला के साथ काफी डील करता था, और चीन ने वेनेजुएला को डिफेंसिव वेपन्स भी दिए थे। तो वेनेजुएला को मालूम था कि अमेरिका कभी ना कभी तो आने वाला है। बातें हो रही थी, क्यूबा से गार्ड भी लाए थे। उनके खुद 50 के मिलिशिया बिलियन होती, डॉलर का इनाम भी था। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, उनके खुद के जो गार्ड है, मिलिशिया है, वो हजारों बंदूक लिए लोग रास्ते पे खड़े थे। चीन के इतने वेपन सिस्टम थे, रशिया से सामान था, नॉर्थ कोरिया से सामान था, सबको पता है आने वाले थे। फिर भी रात में जाके एक भी विमान नहीं गिरा, एक भी अमेरिकन आदमी को चोट भी नहीं पहुंची, एक को चोट पहुंची थोड़ी, और काम करके आए। तो प्रिसाइज जनरल। चीन को भी पता चलेगा कि वो जो डिफेंसिव वेपन्स उसके विश्व में बेचने की सोच रहे हैं, वो जो वेपन्स है कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड पावर के साथ जब उनकी टक्कर होती है, टक्कर होगी तो हाँ, तो उनकी औकात समझ में आती है उन्हें। तो क्या है ना, मैन्युफैक्चर, चीनी लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं सिर्फ औकात पे नहीं जाऊंगा। क्या होता है, ये जो सोचने का जुगाड़ होता है ना, ये अमेरिका इसमें बहुत अच्छा है, सोचने वाली चीजें, इन्वेंशन वाली। लेकिन उनकी चीजें महंगी होती है। चीन बनाने में बहुत अच्छा है। चीन बहुत अच्छी, ये कहते हैं ना चीन में बनी है टिकेगी नहीं, ये सब जोक है। चीन चीजें बहुत अच्छी बनाता है। चीन अगर आप गए हो तो उनकी रेल चलती है 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, 400 किलोमीटर पर आवर, मुंबई दिल्ली 3 आवर्स, ओके, इतनी फास्ट चलती है, या 3 या 4 घंटा। लेकिन चीन ओरिजिनल जुगाड़ वाले सोचते नहीं है। तो विश्व में एक ही देश ऐसा है कि जो जुगाड़ सोच भी सकता है और सस्ते में काम भी कर सकता है, मेरा भारत। तो अभी विश्व में टाइम आ गया है कि इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रों की कतार में हम कहां खड़े हैं। अभी समय आया है कि भारत अपना जो अग्रगण्य पोजीशन है वो ले ले, जुगाड़ के साथ काम और कम पैसे में काम। ये जो भी बड़े बड़े मेडिकल नए रिसर्च आए हैं, उन्हें भारत ही ऐसा बता सकता है कि कम पैसे में ये चीजें कैसे होती है। तो ये अमेरिका को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल में अच्छा काम है हमारा। ईरान हाँ, में भी नहीं, लेकिन दवाइयाँ। अपना इंडिया का आपने पेटेंट लॉ देख लिया, जो 1970 में इंडिया ने पेटेंट लॉ किया था। वो पेटेंट लॉ का पूरी नींव, उसकी पूरी बुनियाद ही ऐसी है कि कोई दूसरों के दवा लेके काट छाट के उसे हमें सस्ते में बनाए। हमें ये भी सोचना है कि नई दवाई कैसे खोज निकाली जाती है। तो वही दूसरे की बनाई हुई दवा काट छाट के सस्ते में कितने दिन बेचोगे? इसलिए कुछ नया भी खोज होना चाहिए। इसके लिए रिसर्च चाहिए, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। और रिसर्च में कौन पैसा डालता है? सब माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या तो अभी मीडिया में भी अभी काफी अच्छा चल रहा है इंडिया में, तो रिसर्च में भी पैसा जाना चाहिए ना। तो ये थोड़ी आगे की सोच करनी चाहिए।
अच्छा, ईरान में ही भारत का करोड़ रुपया लगा है चाबहार पोर्ट पर, हाँ हाँ जिसमें इसमें समझिए कि एक गेटवे है यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री में व्यापार करने के लिए, वहां पर भारत का काफी लगा है। तो अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है या कुछ करता है, तो इससे ये भारत का प्रोजेक्ट कितना प्रभावित होगा? देखो, हमला तो नहीं करेगा शायद, अगर कर चुका रेजिम, है हाँ मतलब रेजिम, वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर को उड़ाया था, न्यूक्लियर और पावर, हाँ, पूरा विश्व भी यही चाह रहा था, लेकिन किसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नहीं। हिम्मत, अच्छा, हाँ हाँ, तो वो तो उड़ाया। देखो, अगर जॉर्ज बुश थे, तब इराक में हमने क्या गलती की थी अमेरिका ने, कि सद्दाम हुसैन को उड़ाया और बाद में सोचा ही नहीं था कि क्या होगा। ईरान के 40% लोग हैं शिया, क्या वो इराक के, क्या वो ईरान के साथ जाएंगे? इराक के जो कर्डिश लोग हैं, क्या वो टर्की के साथ जाएंगे? फिर क्या होगा? फिर इराक को लैंड सी एक्सेस मिलेगा का, फिर कुवैत का, ये सोचा ही नहीं था। अभी क्या किया है, मचाडो को अगर बैठा देते वेनेजुएला में, तो लोग कहते थे अभी वो डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ ही काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो जाएगा। तो वहां अराजक नहीं है कोई। वैसा ईरान में अगर कुछ होता है तो सिर्फ इनको निकाल देंगे। और क्या होता है ना, जो पावर की बात होती है ना, ईरान में तो शाह था ना, तो 1979 में ईरान में ये हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, और ये इस्लामिक रिपब्लिक आ गया। तो इस्लामिक रिपब्लिक ने यूएस काउंसिलेट पे हमला किया और लोगों को कब्जे में रखा था 500 दिन के लिए। फिर रोनाल्ड रेगन इलेक्शन जीत गए, उन्होंने हाथ उठा के शपथ ली, और जब शपथ विधि चल रहा था तो वो 20 मिनट में ईरान ने छोड़ दिया सबको। थोड़ा डर भी लगना चाहिए ना लीडर का। उनको पता है कि रोनाल्ड रेगन ये मीठी बातें करने वाले ट्रम्प थे। ईरान को लग रहा था इसने ठोक दिया ना न्यूक्लियर वेपन, तो साला ईरान को ही उठा देगा मैप से, इसलिए डर के मारे उन्होंने छोड़ दिया। तो कभी कभी अगर दुश्मन को आपका डर लगता है, दुश्मन समझता है ये पागल आदमी है, तो ठीक है, अच्छा है। जमाना अहले खिरत से तो हो चुका मायूस, शायद ही कोई दीवाना काम कर बैठे, ऐसा भी रवैया होना चाहिए ना। तो भारत पे क्या असर होगा, जो भी कोई ईरान में गवर्नमेंट आएगा वो क्यों। और भारत की एक बात अच्छी है, अगर गाजा में परसों नाम लिया था भारत का, ट्रंप ने खुद लिया था कि भारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आए। क्यों आए भारत? क्योंकि पाकिस्तान तो इजराइल को नहीं चलेगा, पैलेस्टीनियन को शायद दूसरा यूरोपियन कंट्री नहीं चलेगा। भारत एकमात्र देश है जो इजराइल को भी अच्छा लगता है, फिलिस्तीनी लोगों अमेरिका को को भी भी चला, अच्छा लगता है, अमेरिका को भी अच्छा लगता है। ईरान में जो जो ईरान इस्लामिक लोग हैं वो कहेंगे ये उनको भी अच्छे अच्छा है, लगता भारत में कितने शिया लोग रहते हैं, कितने प्यार से और है। आराम से रहते हैं। और जो डिसिडेंट है उनके साथ भी भारत है। अगर हम्म। यूक्रेन में है तो रशिया को भी हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं है, यूक्रेन को भी कहा है कि उम्मीद है कि विश्व में ऐसा एकमात्र देश है कि जो दोनों पार्टीज को अच्छा लगता है। तो विश्व में कहीं भी लफड़ा है तो भारत उसे मिटा सकता है। बोलो हमें भारत 15% टैरिफ दे दो क्या उसके बदले में। कितना 15% की टैरिफ? मतलब नहीं नहीं, अगर क्राइमिया में पूरा डेवलप होता है तो वहां का 2 साल का जो इनकम है उसमें से 15% भारत को दे दो, और वो सब अपने लोगों में बांट दो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट रख दे, जीएसटी लगा दे, लोगों में बांट दो, जरा अपने लोग भी थोड़े मजे करें। टैरिफ तो अपना क्या है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर है जो भारत का, उसे तो बचाना है हमें। आजादी को सिर्फ 80 साल हो गए, उनकी तो हेल्प करनी है अभी, राइट। तो उनकी जब हेल्प करते रहोगे तब अमेरिका तो फार्मा प्रोडक्ट, क्या होता है ना, अमेरिका में आयोवा करके एक स्टेट है, वो आयोवा स्टेट अगर आप एक वोट से भी जीत जाते हो तो आपको 6 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, और वो 6 इलेक्टोरल वोट बहुत अहम है। आयोवा के 6 नहीं, ज्यादा मिलते हैं, नेवाडा में 6 मिलते हैं, आयोवा में और ज्यादा मिलते हैं, 10 मिलते हैं। तो अगर पूरी इसको ये थोड़ा समझना चाहूंगा, ये क्या है मतलब? क्या होता है ना, अमेरिका में 50 स्टेट है, और 50 स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो अगर इलेक्टोरल कॉलेज है तो अगर आप स्टेट है, न्यूयॉर्क स्टेट है, वो आप एक वोट से जीत गए,
तो आपको न्यूयॉर्क के जो पूरे इलेक्टोरल वोट्स है वो मिलेंगे। अच्छा। और 270 जिसको मिले वो हो गया प्रेसिडेंट। तो अभी अगर पूरा ये है कांटे की टक्कर है तो एक स्टेट डिसाइड कर सकता है, और वो है अमेरिका का आयोवा, जहां फार्मर्स अच्छा। रहते हैं। तो अगर आयोवा अगला प्रेसिडेंट डिसाइड करने वाला है तो अमेरिका का पॉलिटिक्स भी अमेरिकन फार्मर्स के बारे में सोचेगा ना। और अमेरिकन फार्मर्स को तो उनके प्रोडक्ट बेचने हैं इंडिया में, इंडिया उन्हें लाने नहीं देगा। इंडिया अमेरिकन इस पर टैरिफ डालेगा। तो अभी तो ये बात भी आ रही थी कि अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भारत पर टैरिफ इम्पोज इतना अमेरिका कर रहा, तो ये क्या सही है? देखो, अभी न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने अच्छा डील किया, हाँ। और न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उस पर टैरिफ बनाया रखा, लेकिन भारत वहां बेच सकता है। तो जो न्यूजीलैंड का नहीं, अपोजिशन, अमेरिका भी तो भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है अपने। हाँ, कोई सब लोग बेचना, भारत ऐसा भी कौन सा भारत देश है जो दूसरे देश में अपनी चीजें बेचना नहीं चाहेगा, लेकिन तो भारत ने इसको भी बैन कर रखा हाँ कि हाँ, तो जो न्यूजीलैंड का अपोजिशन लीडर है वो कह रहा था ये डील एकदम खराब है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के फार्मर्स के लिए खराब है। वो कहता है मैं जब इलेक्शन जीतूंगा तो पहला ये डील बदलूंगा जो अभी भारत ने न्यूजीलैंड के साथ। तो ये न्यूज भी थोड़ी देखनी चाहिए ना। और क्या है ना, फार्मा सेक्टर है, ऐसे जो सेक्टर जो गवर्नमेंट के, पूरा फार्मा सेक्टर नहीं, जो सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडी से बचते हैं, कभी तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा ना। निकाल दो, देखो क्या होता है, तो कभी तो वो इनोवेट करे, कभी तो कुछ नया खोज निकाले। ये सब्सिडी पे कितना दिन जिएंगे लोग, ये तो। और पूंजीवादी देशों में ऐसा होता है कि वो फर्क पड़ना चाहिए ना थोड़ा। मैं चीन गया था, तो हमने पूछा, पहला सवाल पूछा हमारे टूर गाइड को कि कम्युनिज्म अच्छा है या बुरा है। उसने कहा देखो भाई, जो यहाँ 100 टूर गाइड है उनमें सबसे मुझे चीन की हिस्ट्री अच्छी आती है, मेरी अंग्रेजी सबसे अच्छी है, तो क्यों ना मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। सचिन तेंदुलकर को पार्थिव पटेल से पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो ये पूंजीवादी देशों में, अगर क्या भारत पूंजीवादी देश है या नहीं है, तो सब्सिडी कितने दिन चलेगी। तो जब तक आप फार्मा सेक्टर को प्रोटेक्ट करते रहोगे तब तक कोई डील नहीं होगी अमेरिका के साथ। अमेरिका भी बैठ जाएगा हट के कि नहीं, क्योंकि अमेरिका को जो पॉलिटिशियन है उनको आयोवा जीतना है, क्योंकि आयोवा एक स्टेट है फार्मर्स का, वो स्टेट शायद डिसाइड करेगा कौन प्रेसिडेंट है। अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि ये जो 4 बड़ी सिटीज है, फिलाडेल्फिया, डिट्रॉइट, अटलांटा और फिनिक्स, ये 4 देश डिसाइड कर सकते हैं, ये 4 सिटीज डिसाइड कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। तो अमेरिका का भी राजनीति थोड़ा समझना पड़ेगा ना। अच्छा, एक आखिरी चीज और समझेंगे। हाँ, जिस तरह से 20वीं सदी में हमने देखा कि इंग्लैंड ने पूरे आधे 20वीं सदी में इंग्लैंड ने पूरे विश्व में अपना एक दबदबा कायम रखा, तो क्या अभी 21वीं सदी में अमेरिका को भी हम उसी रास्ते पर चलते देख रहे हैं कि अमेरिका भी अब पूरे विश्व पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर वो इंग्लैंड का टैरिफ, नहीं नहीं बिजनेस नहीं, या इंग्लैंड का रवैया क्या था, वो सीधा राज करते थे। अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं किया। 1898 में अमेरिका और स्पेन का युद्ध हुआ था। अमेरिका तो अब डोमिनेट, खास करके ट्रंप की अगर हम गवर्नमेंट को देखा जाए तो अमेरिका खुले तौर पे अमेरिकी फर्स्ट और हर तरफ डोमिनेट करना चाहता हाँ है। नहीं, जैसे उसने डोमिनेट कर इजराइल से सकते, बिजनेस करोगे तो हमसे डोमिनेट तरक्की कर करेगा। सकते हैं, लेकिन उनको राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बिजनेस राज वाले करने लोग में हैं। दिलचस्पी, हाँ, बिजनेस है। मतलब ब्रिटेन में तो 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वार हुआ था, उसके बाद फिलीपींस अमेरिका को मिला था। अमेरिका की भी कॉलोनी हुआ करती थी फिलीपींस, तो अमेरिका ने उसे छोड़ दिया, खुद आजादी दे दी। उसको, उनको ऐसे राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अंग्रेजों का भी एक स्टाइल होता था राज करने का। मैंने परसों ही एक धुरंधर मूवी का रिव्यू किया था, तो मैंने अच्छा। कहा ये क्या गुंडे लोग हैं, कितना डर लगता है ना। कराची के गुंडे देख लिया था, तो मैंने ये गुंडे 1980s में क्या कर रहे थे, 1940s में क्या कर रहे थे गुंडे। 1940s में ये पगड़ी पहन के गुंडे ब्रिटिशों के लिए बेवड़े का इंतजाम कर रहे थे। सिर्फ कराची नहीं, पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड, पूरे कलकत्ता के गैंग, ढाका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया,
बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, केनिया, टांजानिया, पूरे उस पर ब्रिटेन का राज था। और क्या स्टाइल में किस जुल्म से राज कर रहे थे, किसी को आंख उठाने नहीं दिया। तो अमेरिका का ये रवैया नहीं है, अमेरिका का ये स्टाइल नहीं है, तो वो नहीं करेंगे ऐसा। तो आप थे डॉक्टर रवि गोत्से। अमेरिका में पिछले 30 साल से हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिका जिस तरह से अभी खास करके ट्रंप की इस गवर्नमेंट में किस तरह से अमेरिका काफी ज्यादा व्यापार के लिए आक्रामक हो गया है, किस तरह से अदर कंट्रीज पर कि वेनेजुला से साथ में काम करोगे, ईरान से ट्रेड करोगे तो तुम्हें टैरिफ दिया जाएगा, 20% 25% की टैरिफ दी जाएगी, या अमेरिकी फर्स्ट की उनकी नीति, इन सब चीजों को समझने की कोशिश की रवि गोडसे जी के साथ में। आपको क्या लगता है ट्रंप की इन नीतियों का प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, भारत की ट्रेड पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर किस तरह से रुपया कमजोर होते जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आप समय ऐसे ही लेते रहेंगे, किसी अन्य बात पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मिलते हैं।